इस्माइल हनिया के बाद हमास के चीफ यहया सिनवार की भी मौत हो चुकी है। अब हमास की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि गज़ा के दक्षिणी इलाके रफ़ा में 16 अक्टूबर को एक बिल्डिंग में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान हमास के 3 लड़ाकू थे और वो लोग बिल्डिंग के अंदर थे, जबकि इस बिल्डिंग के बाहर इजरायली सेना की एक टुकड़ी थी। इस दौरान दोनों तरफ से गोलियों की ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। तो जब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं तो हमास के तीनों मिलिटेंट इधर उधर बिखर गए, लेकिन इजरायली फ़ौजियों की इस बिल्डिंग में घुसने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये ट्रैप में फंसाने की एक चाल ना हो। क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है जब इजरायली सेना के जवानों को हमास के लोगों ने इसी तरह से ट्रैप में फंसाकर बिल्डिंग में घुसने पर मजबूर किया, और जब इजरायली सेना के जवान बिल्डिंग में घुसे तो वहाँ पर पहले ही से रखे गए बारूद को ब्लास्ट करके उन्हें उड़ा दिया गया, और इस तरह न जाने कितने इजरायली सोल्जर्स की इस तरह से जानें जा चुकी हैं। तो जब इस बार भी ये मामला पेश आया तो आईडीएफ ने वही सोचा कि इस बार भी हमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है। इसीलिए इजरायली सेना के जवान उस बिल्डिंग में नहीं घुसे और उन्होंने पहले एक ड्रोन उड़ाया और उस बिल्डिंग में ले जाकर ड्रोन से बिल्डिंग के अंदर का जायज़ा लिया। तो उस ड्रोन में लगे कैमरे से पता चला कि उस घर में कोई नहीं है, बल्कि एक अकेला शख्स ज़ख्मी हालत में सोफे पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक छड़ी है। और वीडियो में ये भी देखा गया कि जब ड्रोन उस ज़ख्मी शख्स के पास जाता है तो वो अपने हाथ में पकड़े उसी छड़ी को ड्रोन की तरफ ऐसे फेंकता है। उसके बाद का वीडियो मौजूद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब इजरायली फ़ौज को यकीन हो गया कि यहाँ पर कोई नहीं है तो उसके बाद उस बिल्डिंग पर स्ट्राइक किया जाता है, और उस स्ट्राइक के नतीजे में हमास के सरबराह यहया सिनवार की मौत हो जाती है। उसके अगले रोज़ 17 अक्टूबर को इजरायली फोर्सेस ने हमास के 3 मिलिटेंट्स के मौत होने की बात कही थी। उनमें से एक नाम यहया सिनवार का था। पहले तो आईडीएफ ने वीडियो जारी किया जिसमें एक शख्स सोफे पर, जैसा कि मैंने बताया, कि ज़ख्मी हालत में बैठा है और अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुआ है, और जब ड्रोन उसके पास जाता है तो वो अपनी उस छड़ी से इजरायली ड्रोन की तरफ उछालता है। और उसके बाद एक दूसरे वीडियो में दिखाया गया कि एक शख्स है जिसकी तस्वीर हूबहू यहया सिनवार से मिलती है, और वो शख्स इस हालत में है कि उसके सर पर धमाके के निशान हैं, बाजू टूटा हुआ है, पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और सांस थम चुकी है, यानी कि वो इस दुनिया को छोड़ चुका है। उसके बाद ही इसराइल ने कहना शुरू किया कि उसने हमास चीफ को मार दिया है। वहीं इसराइल को इस बात का शक था कि कहीं यहया सिनवार की शक्ल का कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। इसीलिए इसराइल ने उसको कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लिया, और डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल इस्तेमाल किया गया वो उस दौर का लिया गया जिस वक्त यहया सिनवार इसराइल की जेल में थे, तभी उनका एक सैंपल ले लिया गया था। आखिरकार इसराइल ने डीएनए टेस्ट के बाद कंफर्म कर दिया कि जिस व्यक्ति का वीडियो जारी किया गया था वो वीडियो हमास के चीफ यहया सिनवार ही का था। अब इसराइल के कंफर्म करने के बाद ये यकीन करना आसान नहीं था कि वाकई में यहया सिनवार की मौत हो गई है, क्योंकि इसराइल इस तरह के प्रोपेगेंडा करने में मास्टर है। लेकिन जब हमास की तरफ से तस्दीक कर दी गई कि यहया सिनवार की शहादत हो चुकी है, तब इस खबर पर पक्की मोहर लग गई कि हमास ने इस्माइल हनिया के बाद अपने दूसरे सरबराह को भी खो दिया है। हमास की तरफ से यहया सिनवार की मौत की तस्दीक करते हुए हमास लीडर खलीलुल हय्या ने कहा कि हमारे रहनुमा यहया सिनवार शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी की शहादत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारा मिशन जारी रहेगा और हमारी तहरीक भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि यहया सिनवार की मौत के बाद जब उनके बैग और जेब को चेक किया गया तो यहया सिनवार की पैंट की जेब से एक तस्बीह मिली, जिसको रिकॉर्ड किए गए वीडियो में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा दावा किया गया कि उनके पास से एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद की गई, जिसको वो खुद पहने हुए थे। $10,000 के मिलने का भी दावा किया गया। साथ ही एक पिस्टल भी बरामद की गई, जिसके बारे में इसराइल ने बताया कि ये वो पिस्टल है कि जो एक इजरायली फ़ौजी से उस वक्त छीना गया था जब इजरायली फ़ौजी ने 2018 में यहया सिनवार को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। तभी से यहया सिनवार अपने पास उस पिस्टल को रखा करते थे, जो कि जीत की एक निशानी के तौर पर था। ये तो थी हमास चीफ यहया सिनवार की मौत की खबर। अब आइए आपको बताते हैं कि यहया सिनवार कौन थे और क्यों वो इसराइल के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे, और उनकी मौत के बाद नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि पिछले साल इसराइल में 7 अक्टूबर को होने वाले हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर देखे जाने वाले यहया सिनवार को इसराइल ने वॉकिंग डेड मैन, यानी चलता हुआ एक मुर्दा आदमी कहा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से जो इसराइल पर हमला किया गया था, उसकी प्लानिंग यहया सिनवार ने ही की थी, और इस हमले में 1200 इसराइली अफराद और 150 से ज़ायद इसराइली लोगों को बंधक बनाया गया था। अभी माना जा रहा है कि इस हमले की मंसूबाबंदी दिसंबर 2022 के शुरू में की गई थी।
जब यहया सिनवार ने गज़ा में एक रैली के दौरान इसराइल पर ना ख़त्म होने वाले रॉकेटों से बमबारी करने और फ़ौजियों का लामहदूद सैलाब उतारने का अज़्म किया था। दोस्तों, इसके बाद अब आइए आपको बताते हैं कि हमास के सरबराह यहया सिनवार कौन थे और वो इसराइल के लिए इतने ज़्यादा अहम क्यों थे। तो दरअसल दक्षिणी गज़ा के खान यूनुस के इलाके में एक रिफ्यूजी कैंप के अंदर 29 अक्टूबर सन 1962 को यहया सिनवार का जन्म हुआ था। दरअसल जब 1948 में फ़िलिस्तीन का इसराइल के साथ युद्ध हुआ था, जिसको नकबा भी कहा जाता है, इस दौरान यहया सिनवार के वालिदैन अस्कलान, जिसको हिब्रू में एश्कलोन भी बोलते हैं, वहाँ से बेदखल होने के बाद खान यूनुस के कैंप में पनाह लिए हुए थे। तभी उनके इस कैंप में रहने के दौरान ही 1962 में एक बच्चे की पैदाइश होती है और उस बच्चे का नाम रखा गया यहया हसन इब्राहिम अस-सिनवार, शॉर्ट में कहें तो यहया सिनवार। जिस समय यहया सिनवार की पैदाइश हुई थी, उस समय खान यूनुस का ये इलाका मिस्र के कंट्रोल में था। दरअसल ये उस समय की बात है जब 1948 के अरब इसराइल वॉर में इसराइल ने वेस्ट बैंक पर और मिस्र ने गज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहया सिनवार ने उसी इलाके में हासिल की। उसके बाद 1980 के दशक की शुरुआत में वो गज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने एडमिशन ले लिया। गज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान ही यहया सिनवार मिस्र की एक इस्लामी तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए थे। इस दौरान उन्हें इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर गिरफ़्तार भी किया गया था। यहाँ यहया सिनवार की जेल के दौरान मुलाकात होती है सलाह शहादे से, जो कि आगे चलकर अल-क़साम ब्रिगेड के चीफ भी बने, लेकिन 2002 में इसराइल ने सलाह शहादे की हत्या कर दी थी। यूँ कहें कि सलाह शहादे से मुलाकात के बाद ही यहया सिनवार की इसराइल के ख़िलाफ़ एक्टिविटी तेज़ हो गई। उनका मकसद था कि इसराइल को ख़त्म करके फ़लस्तीन को एक देश के रूप में आज़ाद कराना। 2 साल के बाद यहया सिनवार को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद साल आया 1985 का, जब एक बार फिर यहया सिनवार को जेल जाना पड़ा। इस बार जल्द ही वो जेल से बाहर आ गए। इस बीच लेबनान और इसराइल के बीच जंग चल रही थी और इसराइल के 3 फौजी लापता थे। तभी सीरिया के एक ग्रुप जिसका नाम था पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन जनरल, यानी PFLPGC, जिसके लीडर अहमद जिब्राइल थे, उन्होंने कहा कि इसराइल के तीनों फौजी हमारे पास हैं। उनको तभी छोड़ा जाएगा जब इसराइल हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को जेल से रिहा करेगा। इसके लिए कई दौर की बातें हुई और आखिरकार उन 3 फौजियों के बदले इसराइल ने 1150 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। उन रिहा किए गए कैदियों में शेख अहमद यासीन भी थे, जिन्होंने आगे चलकर 1987 में हमास की स्थापना की थी। उस दौरान रिहाई के बाद यहया सिनवार की शेख अहमद यासीन से मुलाकात हुई और सिनवार शेख यासीन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। यहया सिनवार की शेख अहमद यासीन से मुलाकात होने लगी और दोनों का मकसद इसराइल का खात्मा करके फ़लस्तीन की रियासत का क़याम था। इन मुलाकातों के दौरान ही अल-मजद नाम की एक ग्रुप की बुनियाद डाली गई। यूँ कहें कि हमास की एक दाखिली सलामती फ़ौज थी, उसका नाम अल-मजद था। उसके क़याम का सेहरा यहया सिनवार के सर ही बांधा जाता है, जिन्होंने गज़ा में इंटरनल सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी संभाली। यानी अल-मजद के क़याम का मकसद ये था कि फ़लस्तीन के इलाके में अगर कोई भी इजरायली जासूस पकड़ा गया तो उनका खात्मा करना है, क्योंकि ये भी एक समस्या बनती जा रही थी कि इजरायली जासूस कई बार यहूदी न होकर के खुद उन्हीं फ़लस्तीनियों में से कोई इंसान होता था जो इसराइल के लिए मुखबिरी का काम किया करता था और उसके बदले इसराइल उस मुखबिरी करने वाले को मोटी रकम देता था। तो ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी, जिनको मुनाफिक या गद्दार कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए ही अल-मजद का गठन किया गया था। अल-मजद ऐसे लोगों को जांच पड़ताल करके उन्हें पहले तो गिरफ्तार करता था और जब पता चल जाता था कि ये व्यक्ति इसराइल के लिए काम करता है तो बस उसकी खैर नहीं होती थी, उसको बहुत ही बुरी मौत मारी जाती थी। तो यहया सिनवार अल-मजद के सरखेल थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल से कितना ज़बरदस्त पंगा था यहया सिनवार का। यही नहीं बल्कि यहया सिनवार वो शख्स थे जिन्होंने अल-क़साम ब्रिगेड, जो कि हमास का एक मिलिटेंट विंग है, दरअसल हमास अगर आप उसका पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे तो एक मज़ाहमती तहरीक है जिसकी स्थापना 1987 में शेख अहमद यासीन ने की थी और ये एक पॉलिटिकल इकाई है। जबकि अल-क़साम ब्रिगेड, जिसको कताइबुल क़साम भी कहते हैं, ये उसी हमास का एक अस्करी विंग है, मिलिटेंट विंग है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी, ओस्लो एकॉर्ड से 2 साल पहले। उसका काम इसराइल के ख़िलाफ़ असल में जंग करना है। ये एक तरह का हमास का सरकारी फ़ौज है। इसका नाम शाम के एक आलिम दीन और मुजाहिद मोहम्मद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़साम के नाम से रखा गया था, जो बाद में वो शहीद भी हो गए थे। इसी वजह से उन्हें शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़साम कहा जाता है। और इसी अल-क़साम ब्रिगेड ने बीते साल 7 अक्टूबर को हमला किया था और इसी पर यहया सिनवार की गहरी पकड़ थी। यूँ कहें कि वो अल-क़साम ब्रिगेड के गॉडफादर थे, इसीलिए इसराइल में उनकी मौत पर बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया है। वैसे अल-क़साम ब्रिगेड को यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र और ब्रिटेन ने एक दहशतगर्द संस्था के तौर पर लिस्ट कर रखा है, जबकि अमेरिका, कनाडा ने हमास को ही दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर लिस्ट कर रखा है।
अब अगर हमास ही को वो दहशतगर्द समझते हैं तो फिर उसके मातहत आने वाले जितने भी विंग्स हैं वो सभी खुद ब खुद दहशतगर्द माने जाएंगे। देखिए भारत ने ना तो हमास और ना ही अल-क़साम ब्रिगेड यानी किसी को भी दहशतगर्द की लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि भारत का ये मानना है कि जिस तरह इसराइल बना है उसी तरह फ़लस्तीन की रियासत का भी क़याम होना चाहिए, जिसको आप नॉर्मल भाषा में टू स्टेट सॉल्यूशन कहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि याह्या सिनवार के दिल में इसराइल के तई इतनी ज़्यादा नफरत क्यों थी। तो दरअसल सन 1988 में याह्या सिनवार को इजरायली हुक्काम ने 12 ऐसे फ़लस्तीनियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 12 फ़लस्तीनी इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और याह्या सिनवार ने उनकी उसी जासूसी के लिए हत्या कर दी थी। इसलिए याह्या सिनवार को इसराइल के लोग खान यूनुस का कसाई भी कहते थे। उसके अलावा सिनवार पर 2 इजरायली फ़ौजियों को बंधक बनाने और उन्हें कत्ल करने की साजिश में शामिल होने का भी आरोप था। आखिरकार याह्या सिनवार को 22 साल तक इसराइल की जेल में रहना पड़ा। हालांकि 1989 में याह्या सिनवार को 4 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। यूँ कहें कि अब याह्या सिनवार जेल से कभी भी बाहर आने वाले नहीं थे। उस दौरान 2004 में उन्हें ट्यूमर भी हो गया था, जिसका जेल में इलाज हुआ था और उनकी जान बच गई थी। उसके बाद साल आता है 2006 का, जब हमास ने एक सुरंग के सहारे से इसराइल में घुसपैठ की और एक इजरायली फ़ौजी जिसका नाम था इलाद शालेट, उसको बंधक बना लिया था और अपने साथ वो गज़ा लेकर चले गए थे। वहाँ इलाद को 5 बरस तक रखा गया। इस दौरान इसराइल ने इलाद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिशें की, हमास से बातचीत भी हुई, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा और आखिरकार बात 2011 में बनी। 5 साल के बाद 2011 में इलाद शालेट के बदले इसराइल को भारी संख्या में फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ा और वो संख्या कितनी थी? 1027 फ़लस्तीनी कैदियों की। सोचिए कि ये कैदी इसराइल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इस एक कैदी के बदले में इसराइल को 1027 फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ गया। और उन्हीं 1027 कैदियों में एक कैदी का नाम था याह्या सिनवार। यानी जिस याह्या सिनवार को 4 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, उनको इजरायली जेलों में 22 साल गुजारने के बाद 2011 में कैदियों के बड़े पैमाने पर तबादले के मुआहदे के तहत रिहा किया गया था। उसके बाद याह्या सिनवार ने हमास में दोबारा से शमूलियत इख्तियार की और वो पूरी तरह एक्टिव हो गए। उन्हें बहुत तेज़ी से बड़े ओहदे मिलते चले गए और हमास के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। 2012 में उन्हें हमास में पॉलिट ब्यूरो में शामिल किया गया। आप चाहें तो समझने के लिए कैबिनेट कह सकते हैं। उसके बाद साल आता है 2017 का, जब इस्माइल हनिया को गज़ा में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया और वो गज़ा से बाहर कतर में रहने लगे। वहाँ रहकर वो दुनिया भर से डिप्लोमेसी के सहारे फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर कबूल करने की कोशिशें करने लगे। और दूसरी तरफ याह्या सिनवार ने गज़ा में ही रहकर हमास के रहनुमाओं के बीच तालमेल बिठाना शुरू किया और इस तरह दोनों रहनुमा यानी इस्माइल हनिया और याह्या सिनवार अलग अलग जगहों पर रहने लगे और कंधे से कंधा मिलाकर एक कॉमन कॉज के लिए काम करने लगे और दोनों का मकसद एक था, वो था इसराइल का खात्मा और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। लेकिन जब 31 जुलाई 2024 को इस्माइल हनिया की ईरान की राजधानी तेहरान में जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ समारोह में गए हुए थे, तभी उनको धमाके से उड़ा दिया गया था और उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद हमास के सरबराह के तौर पर याह्या सिनवार को चुना गया था और फिलहाल वो हमास के चीफ के साथ साथ संगठन की रीढ़ की हड्डी भी थे और वो खुद गज़ा में रहकर फ्रंट लाइन पर इजरायली फोर्सेस से मोर्चा ले रहे थे। तभी जंग के मैदान में उनकी मौत हो गई, जिसको इसराइल और इसराइल के सोच रखने वाले मानते हैं कि याह्या सिनवार की मौत एक दहशतगर्द की मौत है, जबकि हमास और उनके चाहने वाले मानते हैं कि याह्या सिनवार एक मुजाहिद थे, उनकी शहादत हुई है और वो एक शहीद हैं जिनको उसका बदला आखिरत में मिलेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लामी फ़िक्र ये है कि अगर कोई इस्लाम के दिफा में मारा जाता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है और इस्लाम में शहादत की मौत मुक़द्दस मौत मानी जाती है। याह्या सिनवार कई बार ये कहते हुए सुने भी गए थे कि मैं ज़िल्लत की मौत से शहादत की मौत मरना चाहता हूँ। दरअसल उनकी मौत को शहादत की मौत इसलिए कही जाती है क्योंकि वो मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे, साथ ही साथ वो अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए भी लड़ रहे थे। इसलिए वो इस्लामी फ़िक्र के एतबार से एक शहीद हैं और शहीद कभी मरा नहीं करते, बल्कि वो ज़िंदा रहते हैं। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि याह्या सिनवार की मौत का क्या मतलब है। तो दरअसल याह्या सिनवार की मौत हमास के लिए एक बहुत बड़ा वाक़ई में झटका है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जो बहुत तजुर्बाकार थे, इसराइल की स्ट्रेटजी से बारीकी से वाकिफ़ थे और जंगों में ये बहुत काम की चीज़ होती है कि आप दुश्मन की नीतियों को समझते हो, उसकी चालाकियों को समझते हो। वो अरबी भाषा के साथ साथ हिब्रू भाषा भी जानते थे। वो इस भाषा को उन्होंने जेल में सीखा था। वो हिब्रू में ऐसे बात करते थे जैसे कोई उसी माहौल में पला बढ़ा हो। इसलिए वो इसराइल की मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, इसराइल के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो हर बात को फ़र्स्ट हैंड समझते थे।
साथ ही उनको हमास के लोग अपना हीरो भी समझते थे, क्योंकि वो उन्हीं के बीच रहते थे। और अब जब उनकी मौत हो चुकी है, तो उनकी मौत के बाद फितरी तौर पर हमास में मायूसी है। और जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो फितरी बात है कि इंसान का हौसला टूटता है, जो कि जंग में बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस हवाले से देखें तो याह्या सिनवार की मौत हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि याह्या सिनवार एक व्यक्ति थे, और व्यक्ति आज नहीं तो कल इस दुनिया से चला ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमास का ताल्लुक़ है, तो वो एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, और विचारधारा कभी भी किसी इंसान के ख़त्म हो जाने से कभी नहीं ख़त्म होती। एक विचारधारा को आप कह सकते हैं कि अगर मारना है तो आप दूसरे विपरीत विचारधारा से मार सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के मारने से विचारधारा ख़त्म नहीं होती। इसलिए याह्या सिनवार के बाद बहुत से लोग हैं जो हमास की कमान संभाल सकते हैं, और जब तक विचारधारा जिंदा है तब तक बंदूक उठाने वालों की कोई भी कमी नहीं है। ये तो रही एक बात। और दूसरी बात यह है कि याह्या सिनवार की मौत से फ़लस्तीन की लड़ाई को रोकने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो गई है, और ये बात खुद नेतन्याहू को भी पता है। यही वजह है कि उन्होंने याह्या सिनवार की मौत के बाद एक वीडियो पैगाम दिया, और इसमें उन्होंने गज़ा के लोगों से अपील की कि वो चाहें तो ये जंग ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म हो सकती है। बस एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हमास हथियार डाल दे। लेकिन हथियार डालने का तो यहाँ कोई भी इम्कान नज़र नहीं आता, बल्कि उसके उलट एक सिनवार की मौत ने न जाने कितने सिनवार को जन्म दे दिया है। हालांकि फ़िलहाल याह्या सिनवार का कत्ल इसराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी ज़रूर है, और अगरचे ये गैर यकीनी है कि हमास और फ़लस्तीन इस नुकसान का क्या जवाब देंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के दूसरे अलाई के लिए इसराइल में कशीदगी को कम करने का एक मौका था, जिसको इसराइल ने गंवा दिया है। दरअसल आप देखें तो इसराइल की भी हालत ख़राब है। उसने इस जंग में अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं, और दुनिया को एक लंबे सियासी और अखलाकी बहरान में डाल दिया है। सियासी बहरान तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ तक अखलाकी बहरान की बात है, तो गज़ा और इसराइल की इस जंग ने पूरी दुनिया के चेहरे से नकाब उलट दिया है। जो लोग भी मानवता, ह्यूमन राइट्स और इंसानी हमदर्दी की एसी के कमरों में बैठकर लंबी लंबी बातें करते थे, उन सभी देशों, संस्थाओं और लोगों के चेहरे से नकाब हट गया है, और इस मामले में वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अब कोट और टाई पहनकर भारी भरकम अंग्रेज़ी में ह्यूमन राइट्स की बातें करने वालों को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें खुलेआम गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो केवल बातें करते हैं। और दूसरी तरफ बच्चों, औरतों और निहत्थे आम शहरियों को मारने के लिए हथियार देते हैं, और उसके बाद वो दुनिया को दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं। तो ऐसे लोगों का एतमाद चकनाचूर हुआ है। और जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस की बात है, तो उसकी बहुत ज़्यादा अब भूमिका बची नहीं है। दुनिया ने यह सब कुछ देख लिया है। और जहाँ तक इसराइल की बात है, तो उसने पूरी दुनिया में अपनी इज्जत को गंवाया है, और अब उनके तय आम लोगों की हमदर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं। और फ़िलहाल वो किसी तरीके से गज़ा से निकलने के लिए एक, कहते हैं ना, रिस्पेक्ट वाली एग्ज़िट चाहते थे, और अब वो एग्ज़िट का दरवाज़ा भी बंद होता नज़र आ रहा है। हालांकि अमेरिका को उम्मीद है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद जंग ख़त्म हो जाएगी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को याह्या सिनवार की मौत पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने मजबूती से कहा है कि याह्या सिनवार की मौत को वाज़ेह तौर पर जंग के खात्मे का इशारा देना चाहिए। बाइडेन ने पत्रकारों को बताया कि हम इन इक़दामात से खुश हैं, और मज़ीद ये है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ें, गज़ा में जंगबंदी की तरफ बढ़ें, इस बात को यकीनी बनाएं कि हम इस समत में आगे बढ़ रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने की पोजीशन में होंगे। खैर, ये तो अमेरिका की बात है, लेकिन इसराइल के अलाइज़ को याह्या सिनवार की मौत के बाद भी जंग रुकने की कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, अब इसके बाद अगला सवाल है कि याह्या सिनवार के बाद हमास का अगला चीफ कौन होगा। तो इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि हमास के नए चीफ खालिद मशाल होंगे, जो कि फ़िलहाल गज़ा से बाहर तुर्की में मुकीम है। खालिद मशाल इससे पहले हमास के चीफ रह चुके हैं। हालांकि उन्हें एक बार जहर देकर इसराइल ने मारने की कोशिश की थी, उस समय जब वो उर्दून में थे, और उन्हें जहर दिया गया था, और उसके बाद ही जहर देने वालों को पकड़ लिया गया था, और इसराइल से कहा गया था कि अगर इस जहर का एंटीट्यूड नहीं भेजोगे तो हम ये जो पकड़े गए हैं इन लोगों को मार देंगे। इसलिए मजबूरन इसराइल को उस जहर का एंटीट्यूड भेजना पड़ा था, जिससे खालिद मशाल की जान बच पाई थी, और उसके बाद जहर देने वालों को छोड़ा गया था। तो दोस्तों, आपको अगर आप समझेंगे और देखेंगे तो इसराइल और फ़लस्तीन की कहानी इतनी तवील है कि अगर हम आपको उसके बाद एक के बाद एक करके उसकी कहानी बताते चले जाएंगे तो आप सुनते चले जाएंगे, लेकिन कहानी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये कभी ना ख़त्म होने वाली एक अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। इसलिए इस बात पर कट शॉर्ट करते हैं कि उम्मीद ये की जा रही है कि अब याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास के नए सरबराह खालिद मशाल होंगे, और हमास उनकी क़यादत में काम करेगा। दोस्तों, देखना यह होगा कि इस जंग की क्या नौयत बनती है आने वाले दिनों में। बाकी आपको याह्या सिनवार की मौत के बारे में क्या कुछ कहना है,
जो भी आपको कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं। और चैनल पर यहाँ पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल न्यूज़ बल्कि इसके अलावा इंटरेस्टिंग व्लॉग से संबंधित वीडियोज़ भी बनाकर आपको देते रहते हैं।